हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, फिट हैं? तो जाहिर सी बात है, आप लोग इस लॉकडाउन में घर में बैठे होंगे, घर के अंदर होंगे। बहुत से लोग होंगे जो थोड़ा बहुत घूम टहल लेंगे, चहलकदमियाँ कर लेते होंगे। जिनको क्या होता है कि भाई बहुत मन उबता होगा, जाहिर सी बात है, पढ़ते पढ़ते में भी काफ़ी टाइम्स गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अब कुछ लोग आदी हो गए होंगे मोबाइल के पूरी तरीके से। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कह जाना चाहता हूँ, ठीक है लॉकडाउन है, ये मत आप समझिए कि पूरी ज़िंदगी लॉकडाउन रहेगी। आप इस खाली समय में अपने आप को इतना स्टेबल बना लो, इतना मजबूत बना लो कि कल के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम तक कोई भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं, ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाएं, पहले से फिट रहें। क्योंकि ये जानते हो ना, ये कोरोना जो महामारी है आई है, वो स्टूडेंटों के लिए सबसे खतरा है। स्टूडेंटों के लिए इसलिए खतरा है कि इनकी भविष्य चौपट कर दी है। इसमें क्या है, बहुत से ऑप्शंस बिगड़ चुके हैं। बच्चे अब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइम यूट्यूब पे दे रहे हैं, पबजी पे दे रहे हैं, और उसके बाद क्या व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे अपने गंवा दे रहे हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम ही लगा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग इंटरेस्ट बढ़ाइए पढ़ाई के प्रति, बहुत ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है। हम कहते हैं ठीक है, आप अपने लिए, हम कहते हैं देश के लिए नहीं सही तो अपने लिए तो पढ़िए, अपने भविष्य के लिए पढ़िए, अपने कल के लिए पढ़िए। जब आप अपनी भविष्य बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप आने वाले कल में भारत की भी स्थिति के बारे में सोचेंगे। जब आपके पास ही आपने ही नहीं सोचा कि ये भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे नहीं, जब आपने अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोचा तो जाहिर सी बात है दूसरों की स्थिति के बारे में आप क्या सोचेंगे। तो कोशिश करिए इस देश को आगे ले जाने की, इस पूरे दुनिया को आगे ले जाना है। ना कि सिर्फ यहीं, हम आपको मंगल तक जाना है, हम आपको बृहस्पति तक जाना है, अरुण वरुण यम तक जाना है, यहाँ तक कि हमें अदर भी जो सौरमंडल्स हैं, जो अदर भी हैं, उन पे भी जाना है। हमको जीवन के बारे में खुद डिस्कवरीज करनी है। अब इस वक्त सब लोग लॉकडाउन के वजह से सब लोग घर में छूट गए, जिसके कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि हमारे भी जैसे प्राणियाँ पता नहीं इस पृथ्वी के अलावा कहीं और रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आप लोग एक अच्छी सोच लाइए अपने अंदर, एक वैज्ञानिकता लाइए, वैज्ञानिक विचारधारा का पालन करिए। शायद आपको अच्छा सुविधा मिल सके, आपकी अच्छी सोच मिल सके, आपकी एक अच्छी नई ऊर्जा मिल सके, जो बहुत अच्छा हो। ठीक, तो अब इन सब तो मैं तो थोड़ा थोड़ा तो इसमें बनता है, तो मैं आज चल रहा हूँ आप लोगों को यानी कि उसके आगे की पढ़ाई के लिए जितना मैंने अभी तक पढ़ा चुका हूँ, बस आप आगे उसके मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसके पहले मैं ब्लड के टाइप के बारे में बताया था कि ब्लड 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनके बारे में आप लोग बखूबी समझ गए हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो जो आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट भाई लोग नहीं देखे होंगे, वो लोग क्या करें कि जो पार्ट नंबर 3 है, कौन सा पार्ट नंबर 3 है, उसमें जा कर के इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रुधिर के कार्य क्या है, रुधिर के कार्य। आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि रुधिर का कार्य क्या है, यानी कि जो रुधिर है तो करता क्या है। माना कि अब सभी के अंदर पाया जा रहे हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी एनिमल हैं, कुछ एनिमल को छोड़ यानी कि लोअर एनिमल हैं। कौन से लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में सभी में क्या होते हैं कि ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। तो अब इसी तरीके से हम आपको अब पढ़ाने चल रहे हैं रुधिर के कार्य, यहाँ की फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि जो ब्लड होती है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो इसमें लिखिए, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। जो ब्लड होते हैं ना, तो ब्लड के क्या होते हैं, निम्नलिखित कार्य होता है, 1-2 कार्य होते नहीं हैं। तो अब इसको जरा हम समझते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो उसका पहला कार्य है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब हमने श्वास लिया, ठीक, क्या लिया, श्वास लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक स्ट्रक्चर, ऐसे कुश्तियाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आमाशय होती है, ये क्या होती है, यहाँ पे ये आमाशय हो गया, ये क्या हो गया, आमाशय। और उसके बाद क्या होती है, यहाँ से एक ब्रांची निकली होती है, यहाँ क्या होता है, आके ऐसे, ठीक, यहाँ पे इसको जो ये होता है, इसको श्वासनाल, इसको क्या बोला जाता है, श्वास, ठीक, नाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्वासनाल। यहाँ से क्या होता है, फेफड़ा लगा होता है। क्या लगा होता है, फेफड़ा। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ से हमने क्या किया, नॉस्ट्रिया से, किससे, नॉस्ट्रिया, ठीक, यानी कि नासा द्वार, क्या होता है, नासा
द्वार, ठीक, नासा द्वार के जरिए ऑक्सीजन को लिया। और यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नामक कपाट होती है, क्या होती है? ठीक, ग्लाटिस, ठीक, ग्लाटिस कपाट, क्या होता है? कपाट, ठीक। अब जाहिर सी बात है, एपिग्लॉटिस कपाट यहाँ फिर आएगा, वायु इसमें घुसेगा। यहाँ पे क्या होगी, इसमें जो होती है फेफड़ा ना, फेफड़ा की दीवारों पे कुपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुपिका, ठीक, कुपिकाएँ क्या होती हैं? कुपिकाएँ। इसको इंग्लिश में एल्वेलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्वेलाई, ठीक, एल्वेलाई यानी कुपिका। अब इसी कुपिका में क्या होती है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन यानी कि जो O2 होता है, अब यहाँ पे नस आई रहती हैं, क्या आई रहती हैं? जो सॉरी यानी कि ब्लड वेसल्स आई रहती हैं, यानी कि रुधिर नलिका आई रहती है। और जो रुधिर नलिका आई रहती है वो किस रूप में रहता है? केशिका के रूप में रहता है। किस रूप में? केशिका, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन होगा, जो आरबीसी होगा, क्या होगा उसमें? हीमोग्लोबिन होगा। ये हीमोग्लोबिन से लो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब ये लो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये फिर जोड़ेगा, जब लो होने लगेगा तो उसके पहले क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। तो CO2 क्या होता है? उसकी सांद्रता जब यहाँ पे कम है, यहाँ पे इसकी क्या उस सांद्रता कम है, यहाँ पे इसकी सांद्रता किसकी ज़्यादा है? CO2 की। तो ये क्या करेगा, जब इसको लो हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर पड़ेगा तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा छूट जाएगा और ये फेफड़ा में चला आएगा। क्या होगा? फेफड़ा में चला आएगा। अब इसके जरिए फिर क्या है, जब यहाँ पे डायफ्राम ये एक अंग होता है, क्या होता है? डायफ्राम, यानी कि फेफड़ा होती है, फेफड़ा के जस्ट नीचे क्या होती है? डायफ्राम नामक अंग होती है। क्या होता है? डायफ्राम, ठीक। मैं आगे जब आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसमें विधिवत बता दूंगा, ठीक। अब इसके आगे क्या है कि यहाँ पे डायफ्राम इसको ऊपर नीचे पुश करता है, किसको? फेफड़े को ऊपर नीचे, किसका? ऊपर नीचे फेफड़े को पुश करता रहता है ताकि अप डाउन होता रहे, फूले और पचके। तो ये जब ऐसे ऊपर करता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से आके बाहर निकल जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो किस में चला जाएगा? ब्लड में जा रहा है। लेकिन किस वाले ब्लड में जा रहा है? आरबीसी में। कौन सी? आरबीसी। अब ये आरबीसी क्या करेगा? इसमें परिवहन, यानी कि ये ब्लड भागेगा और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे होते हुए जाएगा कहाँ पे? हृदय में। और हृदय फिर उसको पुश कर देगा, यानी कि पंप कर देगा और पूरे बॉडी में फैल जाएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। ये आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं, पोषक पदार्थ का परिवहन। ये तो ऑक्सीजन का परिवहन हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ा में है, फेफड़ा से फिर ब्लड वेसल्स में जा रही है, इस तरीके। लेकिन अब पोषक पदार्थों का परिवहन, इसको हम जरा समझ लेते हैं। अब जो पोषक पदार्थों का परिवहन है इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ये मैंने एक पूरा डाइजेशन सिस्टम का एक स्वरूप बना देता हूँ, ठीक। क्या? जरा इसको देखते रहिएगा। ठीक। अब यहाँ क्या है? ये माउथ है। ये क्या है? माउथ, यानी मुख। क्या है? ये मुख है। अब ये मुख के जरिए फिर क्या होता है? भोजन आता है। क्या होता है? भोजन यहाँ से होते हुए। अब ये क्या है? ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी। और इसको क्या बोला जाता है? ग्रास नली, ठीक। क्या बोला जाता है? ग्रास नली। और उसके बाद इसको क्या बोला जाता है? आमाशय। क्या बोला जाता है? आमाशय। अब यहाँ पे आएगा भोजन। क्या आएगा? भोजन आएगा। कौन आता है? यहाँ पे माना कि ये मैंने एक कण के रूप में एक भोजन को लिया है। ये क्या है? भोजन, ठीक। यहाँ पे आएगा भोजन। तो यहाँ पे क्या था? बॉइल के रूप में। यहाँ पे जब माउथ में आता है जब भोजन तो उसको क्या बोला जाता है? बॉइल। क्या बोला जाता है? बॉइल। यानी कि यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होता है? इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है? पेरिकार्डियल नामक कपाट होती है। क्या होती है? पेरिकार्डियल नामक कपाट। तो ये पेरिकार्डियल क्या है? पेरिकार्डियल कपाट, ठीक। नहीं, एपिग्लॉटिस था, पाइलोरिक कपाट, सॉरी पाइलोरिक कपाट। यहाँ क्या होगा? ये पाइलोरिक कपाट है, सॉरी, तो मैंने गलती उसमें लिख दिया। तो ये पाइलोरिक कपाट है। क्या है? पाइलोरिक कपाट। ये इसमें से घिरा रहता है। अब यहाँ पे भोजन आएगा। जब इसमें भोजन गिरता है तो उसको किसके में? काइम के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? तब काइम कहा जाता है। काइम, ठीक। क्या हो जाता है? काइम। यहाँ पे भोजन कितना? यहाँ पे भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 3 से 4 घंटे तक रहता है।
और ये 3 से 4 घंटे तक रह के करता क्या है, यानी होता क्या है इसका। यहाँ पे जो ये आमाशय है, आमाशय में लगभग 2 करोड़ यानी 2.5 करोड़, कितना 2.5 करोड़ की संख्या में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। ठीक, अब ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक, ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, गैस्ट्रिक्स यानी कि पाचक रस, पाचन रस का श्रावण करती है। किसका, पाचक, ठीक, रस का जो होती है, रस का श्रावण क्या करती है, श्रावण। अब ये जो पाचक रस होती है इसमें क्या होता है, टेनिन यानी कि रेनिन, क्या होता है, रेनिन, फिर पेप्सिन, और उसके बाद है एमाइलेज, क्या है, एमाइलेज, ठीक, ETC, यानी कि ये विशेष प्रकार के और भी हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद HCl है, क्या है, HCl, इन सभी का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, यानी कि श्रावण करता है। ये सब इसमें क्या होते हैं, निकलते हैं। अब जब श्रावण हो जाती है तो क्या करता है, ये सड़ाता है, पहले क्या करेगा, एकदम सड़ा देगा, एकदम पूरी तरीके से सड़ाएगा। तो इसमें आएगा HCl, क्या होता है, HCl, जो HCl होता है ये सड़ाने से बचाता है, इसको क्या करने से बचाता है, सड़ाने। अब इसी में क्या होती है, अब ये बात आती है कि जो मांसाहार जंतु होते हैं वो भी यानी कि मांसाहार में जंतु खाते हैं, भोजन तो डाइजेस्ट हो जाता है जो मांस खाते हैं, लेकिन उनकी भोजन यानी आंत नहीं पच पाती, क्योंकि ये जो इसकी बाहरी लेयर यानी कि होती है आमाशय की, आमाशय की बाहरी लेयर पे ही क्या होती है कि इसमें म्यूसिलस सेल यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर, कितना यानी कि छोटा कितना मोटा यहाँ पे एक लेयर बनी होती है म्यूसिलेज की। किसकी, म्यूसिलेज की लेयर बनी होती है, जो क्या करती है कि HCl के प्रभाव से उसका सुरक्षा करता है। HCl के प्रभाव से क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। कौन करता है, यहाँ पे म्यूसिलेज जो रक्त स्राव है। अब यहाँ पे जब इसकी डाइजेशन सिस्टम प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आगे चलता है, क्या होता है, यहाँ आता है किसमें, ग्रहणी में। किसमें आता है, ग्रहणी, ठीक, ये क्या है, ग्रहणी, जो अंग्रेजी के C के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, अंग्रेजी के C के आकार का, ठीक, अंग्रेजी के C के आकार का, कैसा होता है, C आकार, अंग्रेजी C ऐसा, ठीक, C के आकार का। अब उसके बाद ये है छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत। अब ये जो छोटी आंत है, क्या होता है, छोटी आंत, ये इसकी लंबाई कम से कम लगभग 6 मीटर लंबा होता है। कितना, लगभग 6 मीटर लंबा होता है। 6 मीटर यानी कि क्षेत्रीय 18 से 20 फीट लंबा, कितना, यानी कि 18 से 20 फीट लंबा होता है। कौन, छोटी आंत होती है। अब ये जो भोजन यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, अब उसकी अवशोषण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अवशोषण की क्रिया। अब यहाँ पे जब छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में बहुत से छोटे छोटे उंगली जैसे सदृश रचना, कैसा, अंगुली जैसा, उंगली, ये उंगली नहीं देख रहे, उंगली के जैसा इसमें क्या होती हैं कि एल्वला यानी कि वो पाई जाती हैं, माइक्रोविली यानी सूक्ष्म अंकुर, क्या पाई जाती हैं, सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, अंकुर मतलब निकला हुआ भाग, क्या होता है, निकला हुआ भाग। तो इसमें क्या होती है, उंगली जैसे सदृश संरचना दिखाई देती है, जो निकला हुआ होता है किसमें, छोटी आंत में। अब यहाँ पे जैसे ही भोजन पहुँचेगा, क्या करेगा, भोजन पहुँचेगा, यहाँ पे क्या होती है कि इसकी सांद्रता, किसकी, भोजन की अन्न की सांद्रता कम, और यहाँ पे इसकी सांद्रता ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, अधिक से कम की ओर भागेगा। जब अधिक से कम की ओर भागेगा तो जाहिर सी बात यहाँ से ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, ब्लड वेसल्स यानी रुधिर नलिकाएं लगी होती हैं। अब जब रुधिर नलिका लगी है वो ब्लड में जाएगा, किस में जाएगा, ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा, इसको प्रवाह कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता चला जाएगा। और जब ब्लड वेसल्स में यानी कि पोषक पदार्थ पहुँच गया तो जाहिर सी बात है ये पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। नहीं तो आप ये जरा फीलिंग करिए, एहसास करिए, आप खाना खाते माउस के जरिए, फिर इसके जरिए यानी कि फैगस, आइसोफैगस से होते हुए स्टमक से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ का डाइजेशन होगा और वहाँ के बना के पेट में गए। लेकिन पूरे बॉडी क्या होते हैं, पूरे बॉडी मोटे होते हैं, पूरे बॉडी हुष्ट और पुष्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ से डाइजेशन प्रक्रिया हो करके, अवशोषण की प्रक्रिया हो करके ब्लड में गई, और ब्लड उसको जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि भोज्य पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ होता है, उसका पूरे जगह पर पहुंचा देता है बराबर मात्रा में। और वो प्रत्येक सेल ले करके उसको क्या करता है, उस अंग को स्टेबल बना देता है। तो ये क्या हो गई, पोषक पदार्थों का परिवहन। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन जो होता है वह होता है किडनी के द्वारा। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। और उसके बाद पेनिस के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होती है, स्वेट ग्लैंड के द्वारा होता है। किनके द्वारा, पहले मैं आपको बता देता हूँ
जो होती है यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया, कौन सी उत्सर्जन यानी कि उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन किसके जरिए होता है? पहला है किडनी, क्या है? किडनी यानी कि वृक्क, ठीक, क्या है? वृक्क है। उसके बाद क्या है कि श्वेत ग्लैंड, ठीक, क्या है? श्वेत यानी कि सफेद ग्रंथि, इसको क्या है? सफेद ग्रंथि, सफेद ग्रंथि यानी कि श्वेत ग्लैंड, क्या होता है? WHIT, श्वेत, GLAND, ठीक, श्वेत ग्लैंड। अब ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा है पेनिस, पेनिस, ठीक, ये रास्ता है। तो ये किडनी में क्या होती है? किडनी में क्या होती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। अब ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किसमें होती है? किडनी में। किसमें होती है? ब्लड, ठीक, क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक, फिल्ट्रेशन, ठीक, प्रोसेस, क्या होगा? प्रोसेस। ये किसमें हो रही है ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस? किडनी में हो रही है। श्वेत ग्लैंड में क्या हो रही है? श्वेत ग्लैंड में पसीना निकलता है, क्या निकलता है? पसीना, ठीक। अब यह और पसीना, ऑयल और मोम, क्या हो गया? मोम। ये तीनों चीज इसमें से निकलते हैं, किसमें? श्वेत ग्लैंड से। उसके बाद पेनिस यानी कि शिश्न, क्या है? शिश्न है। तो जो शिश्न होता है इसके रास्ता ये क्या है? यानी कि उत्सर्जी अंग, यानी कि माध्यम का उत्सर्जी अंग इसके जरिए होता है, बाहर निकलता है, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो यही मुख्य रूप से हैं ये दो, ठीक, किडनी और सफ़ेद ग्रंथि होती है। ये तो बाद में उसकी सहायक का काम कर जाता है। किसका काम कर जाता है? सहायक का काम। तो आप ये समझ गए, ठीक। अब उसके बाद आती है क्या? ठीक, शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन, ठीक, क्या है? एवं नियमन। अब क्या करता है ब्लड? क्या करता है ब्लड? अब ये शारीरिक ताप कैसे नियंत्रण करेगा? जाहिर सी बात है, जरा आप सोचिए कि जब हम पानी पीते हैं क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से आए, धूप से, कड़ी धूप हो, दोपहरिया हो और हम आ रहे हैं और घाम लगी रहती है, यानी कि धूप लगी रहती है, तो और हमारा आपका क्या होता है? ये माथा जो होता है एकदम गर्म रहता है। कहते हैं कि यार माथा गर्म है, ज़्यादा बोलने का नहीं, पहले पानी लेने का है, ठीक। तो पानी लेते हैं, तो पानी के पीते हैं, गटक जाती है, छोटी आंत में जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो पानी का अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत नहीं करते हैं, वो बड़ी आंत करती है। कौन करता है? बड़ी आंत, ठीक। क्या करता है? जो बड़ी आंत होता है, क्या होता है? बड़ी आंत पानी, ठीक, अवशोषण करता है। किसका? पानी का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। तो अब जरा सोचिए, जब बड़ी आंत में जाएगा और वो बड़ी आंत उसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा अपने यानी कि जो उसमें छोटे छोटे ये होते हैं माइक्रोविली, माइक्रोविली लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? माइक्रो सूचकांक लगे। उसके जरिए वो क्या करेगा? खींच लेगा और ब्लड वेसल्स में भेज देगा। किस में भेज देगा? ब्लड वेसल्स में भेजेगा, यानी कि रुधिर नलिकाओं में भेजेगा। फिर वो जो पानी की मात्रा होती है ब्लड में गई, तो जब ब्लड में गया तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले आएगा और ले जाएगा, जिससे क्या होगा? शरीर का तापमान ठंडा रहेगा। क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी। ऑक्सीजन एक ठंडा प्रक्रिया पहुंचाता है, कार्य करता है। और उसके बाद क्या होती है कि सिर्फ पानी ही पीने से हमारे आपके शरीर में, पानी ही पीने से हमारे आपके शरीर में ताप का नियंत्रण नहीं होता। और ताप का नियंत्रण क्या होता है? हार्मोनल क्रिया भी डिपेंडेंट होती है। और याद रखना कि जो पानी होती है, पानी हमारे आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो पानी होती है वो एंजाइम प्रक्रिया और हार्मोनल प्रक्रिया, इन दोनों को भी सुचारू रूप से काम होने के लिए दायित्व अपना रखता है, ठीक। ये पानी का गुण है। तो ये शरीर का ताप का नियंत्रण में कैसे काम आ रहा है? नियंत्रण में, ठीक। इसको मैंने बता दिया कि कैसे कर रहा है, क्योंकि ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले आता और ले जाता है। उसके बाद क्या है? रोग से बचाव। क्या है? रोग से बचाव। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला था कि ना कि जो WBC होती है वो क्या होता है? WBC क्या होता है? ठीक, WB और C। तो WBC क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र है। क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र बना के रखता है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है। ये क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? यानी कि प्रतिरक्षा, ठीक। क्या बनाता है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। और रोगों से क्या करता है? बचाता है। जो प्रतिरक्षा सेल होती है, यानी प्रतिरक्षी सेल होती हैं, क्या होती हैं? जो प्रतिरक्षी सेल होती हैं वो क्या करती है? जो हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में होते हैं, जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, माउथ के जरिए हो गया, स्किन के जरिए हो गया, किसी और माध्यम से जब हमारे आपके अंदर वो प्रवेश करती है, तो इसमें से पहले से मौजूद
हमारे आपके शरीर में पहले से मौजूद WBC के फेगोसाइटोसिस नाम का सेल, और उसके बाद मोनोसाइट्स नाम का सेल, और उसके बाद बेसोफिल्स नामक सेल, ये सभी क्या करती हैं, उसको खा करके भक्षण कर देती हैं। खा करके क्या करते हैं, भक्षण कर देती है। अब देखिए इसमें जो होता है रोगों से बचने वाली, तो मैंने आपको बता दिया कि यानी क्या होती है कि हानिकारक जो वायरस बैक्टीरिया होती है किस तरीके से हमारे आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारे आपके अंदर, हमारे आपके शरीर में जब हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश करती है, तो इसमें से पहले से ही मौजूद जो WBC होती है, WBC में फेगोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस, ये सब जो सेल होती हैं, और भी ये क्या करती है, इसको मार करके भगा देती हैं, और कुछ होती है तो उसको भी खा जाती हैं। क्या करती हैं, खा जाती हैं। यानी कि इसमें जो WBC सेल होती है, कौन सी होती है, WBC सेल होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को बना के रखती है, वो क्या करती है, सिर्फ उसका काम होता है हानिकारक बैक्टीरियाओं को, हानिकारक सेल्स को, ठीक, हानिकारक बैक्टीरिया को, हानिकारक सेल्स को, हानिकारक मटेरियल्स को वो खा करके अपने में डाइजेस्ट कर देता है। खा करके क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि उसमें डाइजेस्ट करने के लिए पहले से ही मौजूद एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। प्रकृति ने एंजाइम को प्रोड्यूस करा देता है उसके अंदर, ठीक। तो आप लोग ये बात समझ गए कि ये रोगों से बचाव कैसे करता है। उसके बाद रुधिर का थक्का व घाव भरना। अब ये जो क्या होती है कि जो हमारा रुधिर होता है, कौन होता है, रुधिर, ये करता क्या है कि शरीर के अंदर, ठीक, शरीर के अंदर रह करके यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट, समझ लीजिए कि हमारे आपका जिस तरीके से अहम योगदान करता है, शायद कोई नहीं कर पाता होगा। अब कैसे है कि जैसे माना कि हम गाड़ी चला रहे हैं और गिर गए और चोट लग गई, एक्सीडेंट में क्या हो गई, एक्सीडेंट में चोट लग गई और ब्लडिंग होने लगा। क्या होने लगा, ब्लडिंग होने लगा। अब ब्लडिंग हो रहा है, यदि ऐसे ही अल्टरनेट अगर ब्लडिंग होती रहे, नहीं रुकी, तो एक समय आएगी कि हमारे आपके अंदर RBC की मात्रा कम हो जाएगी। किसकी मात्रा कम हो जाएगी, RBC की मात्रा कम हो जाएगी, WBC की मात्रा कम हो जाएगी, प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाएगी। जब RBC की मात्रा कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे आपके अंदर से ऑक्सीजन का जो परिवहन हो रहा है वो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन, और वहाँ पे ETS नाम का, कौन सा नाम के, ETS, ठीक, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक, माइटो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। ये जो क्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया नहीं होगी ETC, तो जाहिर सी बात है ATP नामक ऊर्जा नहीं बनेगी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम आप काम नहीं करेंगे और हमें एक समय आएगा कि डेड हो जाएंगे। तब कहेंगे भैया ये राम राम सत्य हो गया, इनका तो टपकाना हो गया है, ये तो टपकावन दास हो गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बात इसकी, अच्छा थक्का नहीं, यानी कि रुधिर का थक्का। तो ये क्या करता है कि जब जैसे ही कटता है, यहाँ पे प्लेटलेट्स नामक, कौन सी, प्लेटलेट्स नामक जो रुधिर होती है वो आकर के क्या करता है कि एक विशेष प्रकार की क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्रिया करेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी ही होती है, और ये लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड, किसकी, फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है। और ये क्या करेगी, एक दूसरे से क्रिया करके वहाँ पे एक झिल्ली बनाएगा, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या करेगा, झिल्ली नुमा, ऐसे जाली नुमा, ठीक, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर, ठीक, कुछ बना लेगा और जाली बना देगा, बहुत से तारा। और इसी में क्या करता है, ये प्लेटलेट्स करता है। ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। और जो RBC कण होती है इसी में जाकर के बच जाता है, इसमें क्या होती है, बच जाती है। और जब ये बच गया तो जाहिर सी बात है वो बह नहीं पाएगा, और जब बह नहीं पाएगा तो ब्लड बच गया, और जब ब्लड बच गया तो उसकी यानी ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्लैकिश रूप ले लेगा, और उसके बाद यानी कि जो सेल्स होती हैं पहले से मौजूद, उसमें रीजनरेशन की क्षमता होने लगती है, प्रोसेस होने लगती है, जिसे रीजनरेशन की क्षमता होकर के वो पुनः फिर सेल का निर्माण कर लेती है, और घाव क्या करती है, घाव भर देता है। क्या करता है, घाव भर देता है। इसीलिए कहा गया कि थक्का जमाना और थक्का बनना और घाव भरना हो गया। तो आप लोग ये समझ गए बखूबी, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आप प्लीज़ और अच्छे से मेहनत करिए, मैं आपके प्रति और लगाऊंगा मेहनत। तो आप लोग समझदारी से परिचय दीजिए, आगे चलिए, अपना भविष्य बनाइए, ठीक। तब तक के लिए मेरा नमस्कार आप सभी को, ऑल द बेस्ट। आप लोग हैप्पी रहिए, एकदम खुश रहिए, ठीक।